ईरान ने अमेरिका को अंधा बना दिया। ईरान की मार से अमेरिका की वो स्थिति हुई है, दुनिया भर में अब किरकिरी हो रही है। ईरान ने अमेरिका की सबसे बड़ी आंख, जिसके जरिए 5000 किलोमीटर तक, 5000 किलोमीटर के रेडियस में, बहुत बड़ा फिगर है ये, 5000 किलोमीटर तक जहां तक अमेरिका निगरानी करता था, वो आंख फोड़ने का काम किया है। और ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है। ये ईरान की एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ताकत, अब उसका एहसास अमेरिका को होगा। और ना केवल अमेरिका को होगा, बल्कि इजराइल और उसके साथ साथ सारे अरब देश, वहां पर भी कोहराम मचा हुआ है। मैं इस खबर के अंदर आपको एक एक करके विस्तार से बताने वाला हूं कि किस तरीके से, कहां कहां पर, कौन कौन से सैन्य अड्डों पर अमेरिका के रडार सिस्टम को, सैन्य ठिकानों को तबाह करने का काम किया है। और सबसे आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका ने ये जो सिस्टम डेवलप किए था, या अमेरिका ने ये जो सैन्य अड्डे डेवलप किए थे, ये कोई ऐसा नहीं था कि अरब देशों के लिए किए थे, कहने के लिए अरब देशों के लिए थे, हकीकत में वो अपने लिए कर रहा था। और कुछ ऐसे सैन्य अड्डे थे जिनको अमेरिका ऑपरेट करता था, और कुछ ऐसे सैन्य अड्डे थे, कुछ ऐसे रडार थे जिनको अमेरिका ने डेवलप किया और उसके बाद में अमेरिका ने अरब देशों को दे दिया था। लेकिन अब उन जगह पर जिस तरीके से ईरान की मिसाइलों का, और सबसे बड़ी बात यह है कि कई जगह पर तो खबरें ये सामने आ रही हैं कि ईरान ने बेहद मामूली अपने ड्रोन के जरिए अमेरिका के रडार सिस्टम को तबाह कर दिया। जरा कुछ तस्वीरें देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं कि किस तरीके से ईरान कामयाब रहा है और ईरान ने बहुत बड़ा नुकसान एक तरीके से किया है अमेरिका का। यूएई के अंदर थार्ड सिस्टम, उसको लेकर के ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि यूएई में थार्ड, जो कि मिसाइलों को रोकने का काम करता था, उसको तबाह कर दिया गया है। कुछ देर पहले ही जो है ये खबर सामने आई है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान की मिसाइलों के आगे पहले ही यूएई परेशान था, कतर परेशान था, कुवैत परेशान था, सऊदी अरब, उसकी राजधानी रियाद तक मिसाइलें और ड्रोन पहुंच रही थी, और अब वो पूरी तरह से बेबस हो गए हैं। यानी ये जो कवच था, वो कवच उखाड़ करके फेंक दिया है, उस कवच के अंदर छेद हो गया है। और कवच में ही छेद हो जाए तो फिर कितना ही बड़ा भारतीय क्यों ना हो, जब तीर सीधे जाकर के सीने में लगेंगे, कवच आपका टूट चुका है, कवच में छेद हो चुके हैं, तो फिर आपके पैरों पर खड़ा रहना बहुत ज़्यादा देर तक संभव नहीं है। फिर तो यह है कि आपको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। यही कुल मिलाकर के इस वक्त में स्थिति जो है वो नज़र आ रही है। और मैं आपको अब एक एक करके स्क्रीन पर दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी जो है वो खबर जो है वो ब्रेक की है, और सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए बाकायदा दिखाया है। सबसे पहले जरा बहरीन की तस्वीर देख लीजिए। बहरीन की ये तस्वीर देखिए, और बहरीन की इस तस्वीर में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमले से पहले वहां का जो स्ट्रक्चर था वो ठीक था पूरी तरह से, और जैसे ही हमला होता है उसके बाद में वहां का स्ट्रक्चर, उसको काफी नुकसान उठाना पड़ा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए और भरोसेमंद वीडियो के आधार पर इस खबर को ब्रेक किया है, और सोमवार तक ईरान की तरफ से कम मिडिल ईस्ट में ऐसे 7 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कम्युनिकेशन सिस्टम और रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। ये सोमवार तक का अपडेट जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने सामने रखा है। ईरान का मकसद यह है कि अमेरिका की सेना उस तक संदेश ना पहुंचे और अमेरिका की सेना वो काम ना कर पाए। और जाहिर सी बात है, अगर आपकी आंख, नाक, कान अगर वो सलामत नहीं है, तो फिर आपकी छाती चाहे 56 इंच की है, चाहे 128 इंच की है, चाहे वो 256 इंच की है, कितने भी हो, फिर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आंख, नाक, कान वो बहुत जरूरी होते हैं किसी भी योद्धा के लिए। तो ऐसे में अमेरिका का एक तरीके से आप ये कहिए कि पंगु बना दिया गया है, और अमेरिका की सेना वो पंगु हो गई है। ये कुल मिलाकर के दिखाई दे रहा है। अमेरिका के जिन सैन्य ठिकानों पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है, उसमें बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है और यूएई। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। इसके अलावा अमेरिकी सेंट्रल कमांड के, अब ये बहुत बड़ी बात है,
अमेरिकी सेंट्रल कमांड के एक अधिकारी से जब न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से इसको लेकर के पुष्टि करने की बात कही गई तो उन्होंने इस पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। देखिए, भारत में तो मीडिया जिस तरीके की है, जैसी है, हम सब जानते हैं, लेकिन अमेरिका में कम से कम अभी भी मीडिया है और काम कर रही है। और जब उनकी तरफ से ये पुष्टि करने की कोशिश की गई कि क्या वाकई ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कुछ भी जवाब देने से ही इनकार कर दिया। बहरीन में अमेरिकी नौसेना के मुख्यालय के रेडोम पर हमला किया गया है और यह जगह अमेरिकी सेना का मुख्य केंद्र है जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के नौसैनिक कामकाज पर नियंत्रण रखता है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर मौजूदा कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर पर हमला किया गया है। यह बेस कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का मुख्य हेडक्वार्टर भी है। यह बेस मिसाइल, विमान और बहुत सारे सैनिक यहां पर रहते हैं और यहीं से अमेरिका अपने मिडिल ईस्ट के ऑपरेशन को चलाता है। सब जानते हैं इस बात को कि कतर का अल उदैद एयरबेस अमेरिका का वो कितना महत्वपूर्ण है। और पिछली बार जब 12 रोजे की जंग हुई थी, 12 रोजे की जंग में जो सीज फायर का ऐलान हुआ था वो भी तभी हुआ था जब यहां पर कतर के अंदर अल उदैद एयरबेस पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई थी। तभी सीज फायर हुआ था, तभी अमेरिका पीछे भागा था। और आप सोचिए कि अमेरिका पिछली बार से लेकर के और अभी तक कोई सबक नहीं ले पाया है और इस बार ईरान वो पिछली बार से मुकम्मल तैयारी के साथ में दिखाई दे रहा है। पिछली बार तो केवल अकेले कतर के एयरबेस पर अल उदैद पर जो है वो आप ये कहिए कि हमला किया गया था, लेकिन इस बार तो कहीं नहीं छोड़ा है। कोई रेड लाइन नहीं है, कोई किसी के ऊपर रहम नहीं है। और ईरान साफ कह रहा है कि हम अपने पड़ोसियों पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों पर हमला नहीं कर रहे हैं। हम इराक के या कुवैत के या कतर के, या हम सब हमारे दोस्त हैं। ये हम हमला कर रहे हैं अमेरिका के एयरबेस पर, जो कि अमेरिका की जमीन है, जहां पर अमेरिका के सैनिक हैं, हम वहां पर हमला कर रहे हैं। कुवैत के अंदर अमेरिका के अली अल सलेम एयरबेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है और तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कम से कम 6 इमारतें या ढांचे या कम्युनिकेशन सिस्टम वो वहां पर थे जो तबाह हो गए हैं। और इस बेस पर ईरान की तरफ से 2 बार हमला किया गया और लास्ट हमला मंगलवार को किया गया। यहां पर भी बहुत भारी जो है वो नुकसान हुआ है कुवैत के अंदर। और कुवैत में तो 3 फाइटर जेट वो भी मार गिराए, जिसको लेकर के अमेरिका कहता है कि नहीं वो कुवैत ने गलती से मार दिए, और वहीं ईरान कहता है कि नहीं हमने मारे हैं, लेकिन अमेरिका स्वीकार तक नहीं कर पा रहा है। 3 फाइटर जेट जिस तरीके से वो क्रैश किए गए, वो मामला पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अमेरिका उस पर बात भी नहीं कर रहा है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। वहीं सऊदी अरब के अंदर प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। जिस इमारत पर हमला हुआ है वह रेडोम के पास में है। इसका मतलब है कि हमले का मकसद इस जगह के कम्युनिकेशन विभाग को निशाना बनाना था। चुन चुन करके सऊदी अरब हो, कुवैत हो, इराक हो, कुवैत, हर जगह पर चुन चुन करके ईरान की तरफ से हमला किया गया है। और सऊदी अरब में तो खास तौर पर ईरान का हमला बहुत जोर से जो है दिखाई दे रहा है, बहुत जोर से सुनाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि यूएई के अल रुवैस के अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। यहां एक रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया जिसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने के लिए और ट्रैक करने के लिए होता था। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक खबरें ये सामने आ रही थी कि अमेरिका अपने B-1 बॉम्बर विमानों को भेज रहा है। ये भी खबर आ रही थी कि भाई USS अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत वहां पर खड़ा हुआ है, वॉरशिप वहां पर खड़ा हुआ है ईरान के सामने, उसके जरिए लगातार फाइटर जेट भेज करके और उसके जरिए लगातार B-1 बॉम्बर विमानों को या दूसरे फाइटर जेट्स को भेज करके जहां मिसाइलें रखी हुई हैं, मिसाइलों का जखीरा है अलग अलग जगह पर, उनको ट्रैक करके और उनको जमीन के अंदर ही ध्वस्त करने का काम अमेरिका करेगा।
ये खबरें आ रही थी। लेकिन इस बीच में आप देखिए कि जवाबी कार्रवाई, और ये पहले कार्रवाई वो ईरान की तरफ से हुई है, और ईरान ने अरब देशों के अंदर अमेरिकी सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया है, और बहुत जबरदस्त तरीके से तबाह किया है। जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो अपने आप में इस बात की गवाही है कि किस तरीके से, किस भयानक तरीके से जो है वो नुकसान वो अमेरिका को यहां पर हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे दुबई, इराक, जॉर्डन, कुवैत, यहां पर भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक करीब 1.1 अरब डॉलर की लागत से यह रडार सिस्टम अमेरिका की सेना ने मिसाइल नेटवर्क के लिए ये डेवलप किया था, और इसके बाद में इस हमले में तैनात मिसाइल रक्षा तंत्र उसको बड़ा झटका लगा है, और इससे संभावित मिसाइल हमलों का पता लगाने की जो क्षमता है वो और कमजोर हो सकती है, यानी अमेरिका की जो ताकत है वो और कमजोर हो सकती है। सैटेलाइट तस्वीरों से भी खुलासा हुआ है इस बात का, और IRGC की तरफ से भी इस बात को कंफर्म किया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह हमला कम लागत वाले ड्रोन से किया गया है। देखिए, कई बार होता है कि तलवार से काम नहीं हो पाता है, सुई से काम हो जाता है, और सुई कई बार तलवार से ज्यादा वार कर देती है। बस सही जगह पर आपको पिन करने का पता होना चाहिए कि कौन सी नस कहां से गुजर रही है, और किस नस को किस वक्त में किस एंगल से कहां से आपको पिन करना है। आपको तलवार की जरूरत नहीं होगी। और ये जो तकनीक है, अगर किसी के पास में आ जाए तो वो दुबला पतला आदमी भी बड़े से बड़े पहलवान को धूल चटा सकता है, बड़े से बड़े पहलवान को बिना पसीना बहाए खड़े खड़े गिरा सकता है। बस आपको वो टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए, आपको वो उस काम के अंदर एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और ईरान एयर डिफेंस सिस्टम उसका उतना मजबूत नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन ईरान की जो मारक क्षमता है वो बहुत मजबूत है, और ईरान अपनी मारक क्षमता के सहारे लगातार मार कर रहा है, और लगातार इजराइल, अरब देशों के अंदर अमेरिकी सैन्य अड्डों पर उन पर तबाही मचाए हुए है। यह कहा जा रहा है कि तकरीबन 5000 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को ट्रैक करने के लिए यह रडार सिस्टम सक्षम था, जिसको तबाह किया गया है। और ये जिस तरह से इसकी लोकेशन थी उससे ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके जरिए इस रडार के जरिए ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, मध्य एशिया और इसके साथ साथ हिंद महासागर तक अमेरिका निगरानी रख रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि अमेरिका ने ये जो डेवलपमेंट यहाँ पर की थी, जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की थी, ये ऐसा नहीं था कि कोई अरब देशों के लिए की थी, बल्कि ये इसलिए था क्योंकि वो इजराइल को प्रोटेक्ट कर सके। इजराइल के खिलाफ तो कहीं पर अरब मुल्क वो इकट्ठा होकर के हमला नहीं करने वाले हैं। हालांकि ये तस्वीर बहुत कुछ बदल चुकी है, राजनीति बदली है, विचारधारा खत्म हो गई है, तो ऐसे में बहुत उम्मीद है नहीं लोगों से। लेकिन फिर भी अमेरिका ने जो डेवलपमेंट यहाँ पर की थी वो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से की थी कि इजराइल सुरक्षित रहेगा, और इजराइल ने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ये यहाँ पर करवाई थी। और दूसरा बड़ा मकसद यही था कि अमेरिका वो इन अरब देशों को भी कंट्रोल में रखेगा, और ख़ास तौर पर जब कभी भी ईरान के साथ में लड़ाई होगी तो फिर इन्हीं के जरिए ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा। और जो पिछले 12 दिनों की जो जंग हुई थी, 12 रोज़ी जो जंग हुई थी, उसके अंदर यही जो है वो ईरान की बड़ी कमी सामने आई थी कि ईरान वो एक रेड लाइन एक तरीके से समझ रहा था, एक लिमिट अपने आप में जो उसने रखी हुई थी, और वो अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अमेरिकी सैन्य अड्डे एक तरीके से उन देशों की प्रॉपर्टी थी। लेकिन इस बार नो लिमिट, नो रेड लाइन, और इस रणनीति पर जब ईरान आगे बढ़ा तो उसके बाद में आप देखिए कि युद्ध छठे दिन आज भी उसकी पकड़ में है। पहले दिन से लेकर के और आज तक खामेनेई की शहादत को, खामेनेई की मौत को आप अलग हटा दीजिए इसमें से, नैरेटिव की लड़ाई में हो या फिर जमीनी लड़ाई में हो, दोनों जगह पर ईरान वो ऐसा कह सकते हैं कि 21 साबित हो रहा है अमेरिका से, और अमेरिका के साथ साथ इजराइल से। और अमेरिका और इजराइल के पास में जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी है, उसमें ईरान 18 ही है, 19 ही है, लेकिन उसके बावजूद वो 21 साबित हो रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है ईरान की। और जिस तरीके से ये हमला हुआ है, जिस तरीके से अभी उसके पास में मिसाइलों का जखीरा बचा हुआ है, मिसाइल जो बड़ी मिसाइलें हैं, ये कहा जा रहा है कि अभी तो पुरानी मिसाइलें निकाल रहे हैं, जो मॉडर्न मिसाइलें हैं
जो दुनिया ने देखी भी नहीं है, वो मिसाइलें तो अभी सामने आनी बाकी है। और सामान्यतः अगर आप किसी युद्ध को समझना चाहते हैं या युद्ध की किसी स्थिति को समझना चाहते हैं तो उसका एक ही गणित है, और वो गणित ये है कि अभी जो लड़ाई हो रही है उस लड़ाई में कौन मजबूत है, किस तरीके से मजबूत है, उसकी रणनीति क्या है, और उसके पास में आगे के लिए प्लान बी कितना मजबूत है, आगे की लड़ाई वो किस तरीके से जारी रखेगा, ये महत्वपूर्ण है। अगर उसके पास में प्लान बी है, अगर वो आगे की लड़ाई जारी रखने के लिए उसके पास में हथियार हैं या कुछ ऐसे हथियार हैं जिनका अभी उसने उपयोग नहीं किया है, और खास तौर पर बड़ी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल अभी तक ये दावा नहीं कर पा रहा है कि ये ईरान की तरफ से जो हथियार इस्तेमाल किए गए हैं उसमें से चीन वाले कौन से हैं, उसमें से रूस वाले कौन से हैं। अभी तक जो हमला हुआ है उस हमले के अंदर जितने भी हथियार देखे गए हैं वो सारे हथियार या ड्रोन या मिसाइल जो भी हैं वो ईरान के ही हैं। एक बार भी, कल भी युद्ध मंत्री आए अमेरिका के और वो आकर के हंसने का काम कर रहे थे, एक तरीके से मुस्कुरा रहे थे खूब, लेकिन वो ये नहीं कह पाए, ये आरोप नहीं लगा पाए कि ये रूस के हैं या चाइना के हैं। और अमेरिका और इजराइल इस बात को लेकर के तैयार बैठा हुआ है कि जैसे ही अमेरिका माफ कीजिए रूस या चाइना के अगर हथियार मिलते हैं तो उसके बाद में चाइना और रूस को भी जो है सीधे तौर पर इस जंग में घेरा जाए। लड़ाई में नहीं लेंगे लेकिन एक्सपोज करने का काम करेंगे। कल को टैरिफ लगाने वाले मामले में भी इसको पॉइंट बनाया जाएगा कि जब हमारे ऊपर जंग हो रही थी तो आप ईरान को हथियार सप्लाई कर रहे थे। और ये बात सब जानते हैं कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में चाइना ने और रसिया ने वो ईरान को हथियार दिए हुए हैं, खतरनाक हथियार दिए हुए हैं। और अभी अगर ईरान केवल अपने ही हथियारों से 6 दिनों से टिका हुआ है, खड़ा हुआ है, तो सोचिए जब रूस के और चाइना के हथियार निकलेंगे तब क्या हाल होगा। तो बहरहाल नैरेटिव की लड़ाई हो चाहे जमीन की लड़ाई हो, लगातार छठे दिन भी आज भी ईरान बड़ी ताकत के तौर पर दिखाई दे रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, मजबूती से लड़ रहा है, पलटवार कर रहा है, ताकत के साथ में कर रहा है। और अब देखना यही है कि अमेरिका उसकी तरफ से क्या होता है, अमेरिका कौन कौन से बम्बों को गिराता है या B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल करता है। अब ये लड़ाई या तो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर कोई निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगी, या फिर ये लड़ाई आप ये मान करके चलिए कि महीनों चलेगी। अगर इस लड़ाई का कोई फैसला होना है, इस लड़ाई में कोई टेबल टॉक होनी है, सीज फायर होना है, तो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से वार पलटवार हो रहा है इसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। या फिर ये लड़ाई अब फिर मुझे लगता है कि कम से कम महीनों, 2 महीनों जरूर चलेगी। तो बहरहाल देखते हैं किस तरीके से क्या कुछ डेवलपमेंट होता है। लगातार मेरी नजरें बनी हुई है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।